बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। हम सब पूरा भारतवर्ष आज़ादी का जश्न मना रहा है, खुशियां मना रहे हैं। हाथ में तिरंगा लेकर युवक हमारे सड़कों पर उतरे हैं। एक उत्साह पूरे देश में हमें देखने को मिल रहा है। और आज आवाज़ इंडिया टीवी के स्टूडियो से आप लाइव आज़ादी का जश्न देख रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश खैरनार, जो कि समाजवादी विचारवंत एवं लेखक है, स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। क्या है आज़ादी? क्या आज़ादी का आंदोलन 15 अगस्त को ख़त्म हो चुका और आज़ादी के लिए और लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है? इस पे ही विचार विमर्श हम आज यहाँ से कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत आवाज़ इंडिया टीवी के इस स्टूडियो में, और आपको बहुत बहुत बधाई कि आज हम 68वां स्वतंत्रता दिवस भारत में मना रहे हैं। तो सबसे पहले ये मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आज़ादी के क्या मायने होते हैं? किसी एक देश के लिए एक आज़ादी क्या होती है? सबसे पहले मैं आवाज़ टीवी को अपनी तरफ से खुद बधाई देना चाहूँगा और दर्शकों को भी कि आज़ादी का 69वां जन्मदिन हम लोग जश्न मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में मैं अपनी तरफ से ज़रूर बधाई देना चाहूँगा। लेकिन 69 सालों का या 68 सालों का जो हम जायज़ा लेंगे जी, तो दुर्दैव से आज़ादी के जो सपने आज़ादी के दीवानों ने, आज़ादी के लिए लड़ने वालों ने जो अपने मन में संजोए थे, वो हमारे देश में कायम हुए ऐसा लग नहीं रहा है। और 70 साल अभी 2 साल में होने जा रहे। 70 साल की उम्र ये किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़ी उम्र होती है। हमारे बगल में ही चीन है जी, जो 1 साल बाद में आज़ाद हुआ है जी, और भी कई ऐसे मुल्कों का उदाहरण दिया जा सकता है कि जो मुल्कों ने हमारे बाद में आज़ादी हासिल करने के बावजूद, क्यूबा है, वो तो 1960 में आज़ाद हुआ अमेरिका की इसमें से। ऐसे देश दुनिया के कई अलग अलग देशों का भी हम जायज़ा ले सकते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में भारत का अगर हम मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि कोइंसिडेंटली हमको थोड़ा उधर इधर भी जाने को मिलता है, और जब हम ये सब देखते हैं तो बहुत हम मायूस हो जाते हैं। जी, बाहर नहीं गए होते, वो सब नहीं देखा होता, तो हमको लगता था कि हाँ, हम भी कोई कम नहीं है वगैरह। लेकिन जब हम खुद बाहर जाके देखते हैं और वहाँ का जब उनका विकास और उनकी जो हम देखते हैं प्रगति, तो उस पर से हमें लगता कि नहीं, हमारी आज़ादी की लड़ाई अभी बहुत बाकी है। और सबसे मुख्य रूप से दलित, आदिवासी, महिलाएं और अल्पसंख्यक, जो इस देश का 50 से ऊपर प्रतिशत का अनुपात रखता है, ये आधी आबादी जो है इस देश की जी। आज ही प्रधानमंत्री जी को मैं सुनते सुनते ही आपके टीवी चैनल पर आया हूँ। उन्होंने टीम इंडिया ऐसा नाम कॉइन किया, टीम इंडिया, हाँ। और 125 करोड़, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 5 करोड़ बोलते रहते थे जी। आज से उन्होंने 125 करोड़ को, तो मुझे खुशी है कि 125 करोड़ में वो दलित, आदिवासी, मुसलमानों को भी काउंट कर रहे हैं जी। दुर्दैव से उनकी इमेज काफ़ी ख़राब है। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अभी प्रधानमंत्री बनने के बाद 15 महीने में अगर अपने आप को संभाला है और वो 125 करोड़ आबादी को एड्रेस कर रहे हैं, तो उसका मैं पहले स्वागत करता हूँ जी। लेकिन उस 125 करोड़ आबादी को आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं? आप अगर 125 करोड़ आबादी के ही प्रधानमंत्री है, तो 125 करोड़ आबादी में से कितने लोग खुश हैं? कितने लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते? कितने लोग हम इस देश के सचमुच कुछ है लेने देने वाले? ऐसा बोध कितने लोगों को होता है जी। इसका अगर हम जायजा लेंगे तो दुर्दैव से बहुत पैथेटिक पिक्चर बनता है। जिस ढंग से दलितों के ऊपर के अत्याचारों के आए दिन अलग अलग किस्से हम देखते जा रहे हैं, जिस तरह के सांप्रदायिक दंगों के मैं बहुत बड़े रिपोर्ट की पुलिंदे लाया हूँ, कई सारे रिपोर्ट्स, कई सारी इंक्वायरीज मैंने खुद भी की है। ये सब चीज़ों को देखते हुए और जिस ढंग से मैं देश भर में घूमता हूँ, देखता हूँ, पीने के पानी जैसी साधारण मामूली सी बात जी, उनका अभी पूरा ध्यान शौचालय के ऊपर है। कोई बात नहीं, शौचालय हो जाए तो, लेकिन शौचालय के लिए पानी तो चाहिए जी, और वो भी मुख्य रूप से शुद्ध पानी चाहिए। मैं खुद मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, डॉक्टर हूँ। आधे से ऊपर बीमारियों का संबंध पानी से होता है। और हमारा एक ऐसा अजीबोगरीब देश है दुनिया का, जहाँ का पानी बहुत ही खतरनाक पानी है। अच्छे अच्छे शहरों का पानी तक बहुत ही खतरनाक लेवल पर है। गाँव की तो बात ही छोड़ दीजिए, गाँव में फास्फोरस और दुनिया भर के अलग अलग कंटामिनेशन का तो इतना रिकॉर्ड है। बगल में यवतमाल जिले में
किस ढंग से आदिवासियों की हालत उन पानियों से क्या क्या हो रही है। तो उस हिसाब से हमारे देश के प्रधानमंत्री को शौचालय के साथ साथ पीने के शुद्ध पानी की भी थोड़ी सी बात सोचने के लिए उन्होंने अपना थोड़ा और गौर करना चाहिए। लोग ये सोचते हैं कि 1757 से ये जो स्वतंत्रता का आंदोलन है वो शुरू हुआ और 15 अगस्त 1947 में ये ख़त्म हुआ। लोग समझते हैं कि हम आज़ाद हो गए, अब हमारा संघर्ष खत्म हुआ। क्या इस बात से आप इस बात का समर्थन करते हैं कि जो आज़ादी का आंदोलन है 15 अगस्त को जो समाप्त हुआ वो समाप्त हो चुका है, इसके बाद आज़ादी के लिए और कोई लड़ाई हमें नहीं लड़नी है या पूरी तरह से हम लड़ाई से दूर हो जाए, क्या ऐसा मानते हैं आप? जयप्रकाश नारायण हमेशा एक टर्म बोलते थे 74 के आंदोलन में, नागनाथ की जगह सापनाथ। तो पहले काले साहब गोरे साहब थे, गोरे साहब की जगह अभी हमारे काले साहब आ गए हैं जी। फर्क सिर्फ इतना ही हुआ है कि चमड़ी जो है वो बदल गई है, बाकी तौर तरीका, आम लोगों के साथ का व्यवहार और लोगों की समस्याओं का अगर हम पूरा जायजा लेंगे आने वाली पूरी चर्चा में, तो दुर्दैव से खाली चमड़ी का रंग बदला है सत्ता में बैठने वाले लोगों का, लेकिन देश की समस्याएं जो है और उनके प्रति देखने का नज़रिया जो है उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि जिस ढंग से 68 सालों का हम अगर पूरा हिसाब किताब लेते हैं, अब जैसे मैंने पेयजल की बात बोली जी, किसानों की आत्महत्या हम इधर में नागपुर में बैठ के बात कर रहे हैं जी, कम से कम 4 से 5 लाख तक किसान आत्महत्या कर चुके, जो किसी एक शहर की जनसंख्या की बराबरी के हो सकते हैं। क्यों किसानों को आत्महत्या करने की नौबत क्यों आ गई भाई? आज भी कुपोषण से कितने सारे लाखों बच्चे 5 साल के भीतर ही मर जा रहे हैं जी। आज भी हमारे देश के कई इलाकों में बिजली पहुंची नहीं है, सड़क तो बहुत दूर की बात है, पानी जैसी जो एक अपनी प्राथमिक आवश्यकता है या ऐसी जो प्राथमिक वाली जो सर्वसाधारण किसी भी नागरिक का आज़ादी के हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई उसके हिसाब से जीने का जो हक है जी, राइट टू लाइफ वाला जो उसमें क्लॉज है, उसके तहत अगर हम जायज़ा लेंगे तो बहुत दुख होता है कि उस हिसाब से हमारे देश के लोगों को जीने की जो जो चीज़ें चाहिए मूलतः प्राथमिक भरपेट खाना भी अगर उनको नसीब नहीं है, आधी आबादी इस मुल्क की आज भी आधा पेट खाना खा के सोती है जी। आज भी। आज हम 68वां या 69वां बोल रहे टेक्निकली, वैसे 68 साल कंप्लीट किया हमने जी। 68 सालों का अगर हिसाब किताब देखते हैं और आधी आबादी को आज भी अगर बिलो पॉवर्टी लाइन में अगर आज भी हमको देखना पड़ रहा है, और ये हम नहीं, हमारे देश के रिजर्व बैंक बोल रही है कि इकोनॉमिस्ट लोग बोल रहे हैं और सत्ताधारी पार्टियों में के भी बहुत सारे, ऐसा नहीं कि ये कोई हमारे अपने खुद के अपने दिमाग की उपज है, ये एकदम खुली बात है, कोई भी रैंडम सर्वे कर सकता है। और उसके लिए देहात में भी जंगल में भी जाने की ज़रूरत नहीं, आदिवासियों में भी जाने की ज़रूरत नहीं, नागपुर शहर में भी आप यहाँ के झुग्गी झोपड़ियाँ अलग अलग बस्तियों में जाओगे जी। कुपोषण, गरीबी, लोगों की माली हालत की अगर आपको कुछ भी स्थिति देखनी हो तो उसके लिए कोई बहुत देश के ज़्यादा चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं। आप जहाँ भी रहते हो, बम्बई में रहते तो भी बम्बई में जाइए, धारावी में जाइए, दुनिया भर के अलग अलग कॉलेज में जाइए, दिल्ली में जाइए, सीलमपुरी में राजधानी है, जमुना पार जाइए क्या हालत है, तो कलकत्ता में जाइए, मेटिया बुर्ज से लेके अलीपुर से लेके दुनिया भर के अलग अलग आप इलाकों का दौरा करके देख लीजिएगा खुली आंखों से। यानी देश में गरीबी या लोगों की माली हालत देखने के लिए आपको कोई बहुत इंटीरियर में भी जाने की जरूरत, इंटीरियर की तो बात ही मत पूछिए, गढ़चिरौली हमारे बगल में ही है 200 किलोमीटर जी, क्या हाल है वहाँ का, तो उसका तो हम चर्चा में क्रमवार जब आएंगे तो उसका भी बयान करेंगे। आज वो लगभग इस देश के 10% आबादी के लोग हैं जो इस देश के नागरिक भी है क्या नहीं ऐसी स्थिति में जी रहे हैं, जिनको खुद को भी मालूम नहीं है कि वो वोटर लिस्ट में है क्या, उनका इस देश के साथ क्या नाता है, इस देश का नाम क्या है, इस देश का ध्वज कौन सा है, इस देश का प्रधानमंत्री कौन होता है, ये क्या चीज़ होती है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। नागपुर से 200 किलोमीटर के फेरी में बोल रहा हूँ मैं, कोई बहुत अंडमान निकोबार या कोई अंदर इंटीरियर में जाने की भी बात नहीं बोल रहा हूँ। नागपुर जो देश का सेंट्रल एक तरह से हृदय केंद्र बोला जाता है, इसे नागपुर से 200 किलोमीटर के अंदर के ही इलाकों की मैं बातें कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में भी जाइए, झाबुआ में जाइए, बगल में गढ़चिरौली में जाइए, तो इन सब इलाकों के रहने वाले लोग
क्या इस देश के 68 साल के आज़ादी के हकदार है क्या नहीं। इन सब चीज़ों का अगर हम देखते हैं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जो भी कोई आता है, हमारी परंपरा है वहाँ आकर वो हर साल 15 अगस्त को भाषण देते हैं। अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री का ये दूसरा भाषण है। भाषण देने में वो तो बहुत माहिर है, कोई दो राय नहीं। काफ़ी स्टेमिना भी है उनका, 1 से 1.5 घंटा आराम से लगातार बोल सकते हैं। लेकिन दुर्दैव से एक बोल बच्चन नाम की एक फिल्म अभी बीच में हुई थी। 15 महीने के भीतर अभी लोग दुर्दैव से प्रधानमंत्री जी को अभी वो उपमा देने लग गए हैं, क्योंकि 15 महीने के भीतर वो जो भी पहले 15 अगस्त इस समय उनको कुछ महीने हुए थे, इसलिए वो उस समय उनको समय देने की ज़रूरत थी, इसलिए उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। लेकिन वो जो भाषण उन्होंने दिया था कि इतने करोड़ हम वापस लाएंगे, हर आदमी के अकाउंट में इतने इतने पैसे चले जाएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत सारी दुनिया भर की इतनी उन्होंने बातें लंबी चौड़ी की थी। एक मुंगेरी लाल का हसीन सपना नाम का एक सीरियल आता था टीवी में। अगर वो हमारे दर्शकों को और आप लोगों को भी याद हो तो ये उस तरह की बातें थी। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जैसा लग रहा है, क्योंकि आज 15 महीने हो रहे और 15 महीनों के भीतर कितने लोगों के अकाउंट में क्या आके पड़ा है वो लोग ही खुद बता सकते हैं अगर वो अपना जायजा ले। उन्होंने आज दावा किया कि 20 करोड़ अकाउंट 17 करोड़ अकाउंट खुल गए और 20 करोड़ पैसा आ गया है। तो आ गया मतलब ये क्या लोगों का फायदा हुआ या सरकार का फायदा हुआ? ये तो सरकार का फायदा हुआ भाई। लोगों की जेब से पैसा निकाल के आप कह रहे कि हम अकाउंट में पैसे की भी ज़रूरत नहीं तो भी अकाउंट चलेगा, और आप पब्लिक को उसका क्रेडिट भी दे रहे हो कि भाई आपने अकाउंट खोला और उसके बावजूद भी पैसे डाले और आज 20,000 करोड़ हमारे पास ऐसे ही आ गए हैं। तो मैं तो कहूँगा ये तो एक तरह से चालाकी है। मैं आपको रोकना चाहूँगा कि जो अकाउंट वाली बात है, 17 करोड़ अकाउंट आज लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री ने घोषित किया कि इतने अकाउंट खुल गए हैं। लेकिन एक वास्तव यह है कि उनका खुद का गोद लिया गांव जो काशी में है, वाराणसी में है, जिसका नाम जयापुर है, वहाँ हमारी टीम गई और वहाँ जाकर वहाँ के युवकों से ये बात की कि आपके गांव में बैंक खुल गया है, बैंक अकाउंट खुल गए हैं, एटीएम आ गया है। तो वहाँ के जो युवक थे उन्होंने कहा कि भैया हमारे अकाउंट खुल गए, एटीएम आ गया, लेकिन हमारे जेब में पैसे कैसे आएगा, हम बैंक में कैसे डालेंगे, बैंक में नहीं डालेंगे तो एटीएम से कैसे निकालेंगे। तो मूल समस्या ये है कि आपका बैंक अकाउंट भी अगर खुलता है लेकिन उस अकाउंट में अगर आप पैसा नहीं डालते, सरकार इस बात की हमी नहीं देती है कि आपको वो आजीविका देगी जिससे आप पैसे कमाओगे, तो ये चित्र कैसे बदलेगा? हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, हमने कहा, बोलने में बहुत माहिर है जी। गुजरात में वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, वहाँ के भी विकास की बातें बोल बोल के ही वो देश के तख्त पे आज विराजमान हुए हैं। उस गुजरात से मेरा काफ़ी नज़दीक का ताल्लुक़ है। मैं अक्सर गुजरात जाती रहता हूँ बीच बीच में। उनके चुनाव, जब वो प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने जा रहे थे, उस चुनाव में भी मैं गुजरात गया था और कोइंसिडेंटली मुझे सोमनाथ जाने का मौका मिला। सोमनाथ, जिस सोमनाथ से बीजेपी का आज जो राजकीय जो हैसियत बनी है जी, उसकी शुरुआत एक तरह से नींव उस सोमनाथ से डली है जी। उस सोमनाथ से जो रथ यात्राओं का जो दौर, उनके जो बुजुर्ग नेता है लाल कृष्ण आडवाणी जी, आज वो भी फ्रंट लाइन में बैठे हुए थे, काफ़ी गर्दन नीचे करके, शायद कुछ डिसअपॉइंट थे कि क्या, ऐसा लग रहा था उनके चेहरे से। देखा मैंने आज उनको प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में। आडवाणी जी ने जिस सोमनाथ को, सोमनाथ तो बहुत पुराना है, हज़ारों साल के उसकी हिस्ट्री है, वो उसमें मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जिस सोमनाथ को पूरी देश ने, दुनिया ने देखा है, उस सोमनाथ में मेरा अपना खुद का आकलन ऐसा है जी, 30,000 मछुआरों की एक बस्ती है। वेरावल, सोमनाथ के 2 नाम हैं जी, एक सोमनाथ भी बोला जाता है, सोल्टी सोमनाथ, और दूसरा उसको वेरावल। एक्चुअल उसका जो स्टेशन है रेलगाड़ी का जिससे उतरते हैं, वो वेरावल स्टेशन बोला जाता है टेक्निकली। तो वेरावल में जो मछुआरों की बस्ती मैंने देखी, समुद्र के किनारे में है, 30,000 लोगों को एक बूंद पानी नसीब नहीं है, मछुआरों को। ये मछुआरे हैं गुजरात के, और इन मछुआरों के घरों के ऊपर, जिसको हम चबूतरा बोलते जी, हर मछुआरे के घर के बाहर में एक बड़ी ऊंची टंकी, 1,500-2 हज़ार लीटर पानी समाएगा, ऐसी टंकियाँ हर एक के घर के बाहर हमने देखी जी। तो मुझे बड़ा अजीब नज़ारा लगा कि एक घर में सब समझ सकता हूँ, 2 घर में, लेकिन हर घर के सामने
तो मेरे से रहा नहीं गया, रात का समय था, मैं रात में गया था, कार्यक्रम हुआ तो वहाँ के उम्मीदवार ने कहा कि आप थोड़ा बस्ती का मुआयना करने चलिए, तो मैं गया था। तो मैंने आखिर पूछा, सबसे पहले मैंने कहा ये टंकियों का क्या चक्कर है? तो उन्होंने कहा कि हम लोग 40 या 30 साल से यहाँ के बासिंदे हैं जी। समुद्र में हम नाव बोट लगा के मछली के लिए जाते रहते हैं और ये हमारी बस्ती है और इस बस्ती में एक बूंद पानी आज तक वेरावल म्यूनसिपाल्टी ने भेजा नहीं है। पानी नहीं है, सैनिटेशन नहीं है। विकास की बात करके गुजरात का विकास का झांसा दे दे के देश की गद्दी के ऊपर आज विराजमान हो गए, लेकिन उस सोमनाथ की मैं बात कर रहा हूँ और गुजरात के इंटीरियर के या सौराष्ट्र के जंगलों के भीतर के या गिर के भीतर की बात नहीं कर रहा। मैं सोमनाथ नाम के इतिहास प्रसिद्ध, पुराण प्रसिद्ध शंकर जी का बहुत बड़ा सोमनाथ में मंदिर है, बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी के बाद उसको बनाया भी, जो बीच में तोड़ा गया था। तो ऐसे जगह के गांव की मैं ये कहानी बता रहा हूँ, कोई अलग जगह की नहीं बता रहा हूँ। और आज भी अगर आप लोगों को भी मेरी गुजारिश है कि जैसा आपने ये मोदी जी ने गोद लिया गाँव आप जाके, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मैं भी उस गांव को मोदी जी के बहुत पहले, मोदी जी ने आज लिया है उसके बाद मेरा मौका नहीं मिला, लेकिन मैं कम से कम 10 साल पहले बनारस जब गया था तो मुझे भी लेके गए थे। बनारस से लग के ही है, हाँ जी, थोड़ा पानी वानी भी क्रॉस करना पड़ता है और वो 90% वीवरों का गांव है। उसमें जो बनारसी मशहूर साड़ियाँ जो है ना जी, ये बुनने वाले बुनकरों का गांव है जी, जो अभी एक तरह से बहुत खस्ता हालत में चल रहे हैं, बहुत माली हालत ख़राब है उनकी। वो देखने के लिए मुझे लेके गए थे, जिनका काम बुनकरों में है वो लोग लेके गए थे। अभी की क्या स्थिति मुझे वर्तमान मालूम नहीं, आप ज़्यादा बेहतर मुझे अप टू डेट कर सकते, और आपने कहा भी थोड़ी देर पहले। वैसे ही मेरा आपके चैनल को एक विनती है कि आप सोमनाथ का ये वेरावल का मेरे भाष्य के ऊपर, मेरे कमेंट के ऊपर मत जाइए। मैं उल्टा कहूँगा कि आप वहाँ जाकर, आज 15 महीने हो गए, क्योंकि मैं पिछले चुनाव के समय गया था, आज मोदी जी प्रधानमंत्री बन के 15 महीने हो गए, तो मैं ये 15 महीने पहले की बात बोल रहा हूँ, उस चुनाव के दरमियान की बात बोल रहा हूँ। उसके बीच में अगर कुछ आनंदीबेन पटेल ने कोई चमत्कार किया हो तो उन्हें धन्यवाद ही दूंगा, लेकिन आप लोग ज़रूर जाके देखिए। और मैं 100% कायम हूँ मेरे स्टेटमेंट पर। मुझे नहीं लग रहा कि आज भी वहाँ एक बूंद पानी वहाँ गया होगा, क्योंकि जब मोदी जी के 3 टर्म के बीच में जब कुछ नहीं हो सका, तो आनंदीबेन तो बेचारी अभी 15 महीना पहले ही तो आई है, वो तो कहेगी कि मुझे तो अभी समय ही नहीं मिला है। तो ये गुजरात के एक इतिहास प्रसिद्ध गांव की मैं पेयजल की या घर के वापरने के पानी की बात बता रहा हूँ। बाकी विकास की बातें, सड़कों की बातें गुजरात की जो मैंने देखी, जो देश की और जगह से बहुत अलग मुझे नज़र नहीं आया है। लेकिन हमारा मीडिया एक आवाज़ चैनल को मैं थोड़ा अपवाद करूँगा उसमें शायद, इसीलिए आप लोगों के साथ मैं बार बार मुखातिब भी होता हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया जिस ढंग से इस पूरे प्रचार में बह गया और जिस ढंग से उन्होंने इन चीज़ों को उछाला, विकास पुरुष और ये वो सब, प्रत्यक्ष उनके अपने गुजरात का विकास का जो मैंने अपना खुद मुआवना किया। WHO की एक टीम गई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने जब गुजरात का मुआवना किया तो ये जो कुपोषण का जो रेट है या छोटे बच्चे 5 साल के भीतर मरने वाली जो बात है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी उसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, ये बिहार से भी ज़्यादा है। मोदी जी को आज प्रधानमंत्री पद पे बैठे हैं, बिहार को लेके क्या क्या दुनिया भर का वो गाली भी देते रहते हैं, और मैं कोई बिहार का वकील भी नहीं हूँ। बिहार की सरकार की जो भी आलोचना करनी होगी कोई और समय में वो भी की जाएगी, लेकिन चाइल्ड मॉर्टेलिटी के बारे में WHO का कहना है कि गुजरात का चाइल्ड मॉर्टेलिटी का रेट बिहार से भी ज़्यादा है। जैसे आपने कहा कि सोमनाथ का एक गांव है जहां 30 सालों से पानी नहीं पहुंचा, पीने का पानी नहीं पहुंचा, एक बूंद पानी गुजरात सरकार या आनंदीबेन सरकार नहीं पहुंचा पाई, लेकिन वही मोदी जी आज लाल किले से कहते हैं कि इस देश में जितने किसान हैं, तो हमारी कोशिश है कि हर खेत में पानी पहुंचे, हर किसान के खेतों में इतना पानी पहुंचे कि वो अपनी खेती सींच सके। लेकिन महाराष्ट्र की या महाराष्ट्र के आसपास के हम राज्यों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहा है।
तो किसानों का विकास कैसे हो पाएगा? मोदी जी को आपके चैनल के द्वारा मेरी एक प्रार्थना है, आदमी दो चीज़ों के ऊपर जीता है। अन्न तो थोड़ा बहुत भूखा रह सकता है, लेकिन हवा और पानी तो कम से कम वो हमारे देश के सभी लोगों को एक सेफ, साफ, ठीक ढंग का पीने का पानी तो मुहैया करे पहले जी। इसके लिए उनको बहुत सारी दुआएं भी मिलेंगी और लोग शायद उनको और भी शायद आगे आने वाले दिनों के लिए भी पसंद करेंगे। मैं तो कहता हूँ खेती का पानी तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हमारे देश के सभी जल जो वाटर एक्सपर्ट्स है उनका सबका कहना है देश की सभी नदियों का, सभी तालाबों का, हर तरह का पानी इकट्ठा करेंगे तो भी 15 से 20% आप इरिगेशन नहीं कर सकते। ये एक्सपर्ट लोगों का ओपिनियन कह रहा हूँ, मेरा अपना नहीं है जी। ये है इस देश के पानी की स्थिति। जो निसर्ग के ऊपर से पानी आता है उसके ऊपर जो खेती चलती है वही हमारा मेजर स्रोत है। उसका संवर्धन कैसे करें, उस पानी को किस ढंग से बचाए, उसका कैसा कैसा विनियोग करें, आज दुनिया में इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छा संशोधन हो रहा है, होते जा रहा है। राजस्थान में बहुत अच्छे मॉडल हमारे ही मित्रों ने, तरुण भारत संघ नाम का उनका संगठन है, राजेंद्र सिंह नाम के दोस्त है, मेरे ही हम उम्र है, हमारे ही साथी जेपी आंदोलन की प्रोडक्ट है, हमारे संघर्ष वाहिनी में ही निकले हैं, वो मेरे अच्छे मित्र हैं। उन्होंने वहाँ एक थोड़ा सा मॉडल बना के उसके ऊपर उनको मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है जी। उस चीज़ को भी अगर मोदी जी अगर गंभीरता से ले और उस ढंग से उन्होंने अगर उन सब बातों को कुछ नियोजन करने का सोचे तो शायद इस देश के लोगों को मिनिमम पीने का पानी, सोमनाथ के लोगों को आज भी खरीद के पानी लेना पड़ता है। मुझे खुद को वहाँ जो 2-3 घंटा गुजारना पड़ा, वहाँ उनसे एक गिलास पानी पीने के लिए मांगने का दिल नहीं कर रहा था, इतना संकोच हो रहा था। हाथ मुंह धोना और कुल्ला करना तो दूर की बात है, क्योंकि तो पानी नष्ट करना हो जाएगा, लेकिन एक साधारण पीने वाली पानी की बात तक करने के लिए मुझे संकोच हो रहा था। ये सोमनाथ की बात बोल रहा हूँ। तो मोदी जी से मेरी प्रार्थना है, जिस किसानों को पानी का वो आज लाल किले के प्राचीर से अगर लालच दिखा रहे तो कम से कम उनको पहले पीने का पानी तो वो मुहैया करे। खेती के लिए पानी की बात जो है वो टेक्निकली बहुत असंभव बात है। बहुत सारा कितना भी कुछ कर के वो ज़्यादा इरिगेशन बढ़ा नहीं सकते हैं, कोशिश ज़रूर करें, लेकिन बड़े बांध बना के वो और डिवास्टेशन करेंगे। बड़े बांध करके जिस ढंग से सरदार सरोवर का उन्होंने जो गाजर दिखाया और उसको ज़बरदस्ती से लाद के जो किया, तो भाखड़ा नानगल उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है जी। भाखड़ा नानगल में आज जिसको जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन के समय देश का आधुनिक तीर्थ क्षेत्र कहा था। एक तीर्थ क्षेत्र होते नासिक, बनारस, काशी और कांचीपुरम वगैरह, और आधुनिक तीर्थ क्षेत्रों में जवाहरलाल जी ने उपमा दी थी बड़े बांधों को या कारखानों को। लेकिन उस बड़े बांध का क्या हाशर हुआ आज वर्तमान सामने है। जल जमाव और दुनिया भर के अति पानी का इस्तेमाल करने के बाद पंजाब की भूमि मर गई है। अंग्रेजी में उसको डेड बोलते हैं, डेड जी। और वो किसान अभी अफ्रीका के वर्जिन ऐसे मुल्क है जहाँ पर आज तक खेती के लिए न कोई कुदाल चली न कोई हल चला है, ऐसे ऐसी जगहों के ऊपर उनको वहाँ के एम्बेसडर लोग पंजाब में आके इंडियन एक्सप्रेस में 1 साल पहले पंजाब प्लॉट नाम का एक कवर स्टोरी बना था कि किस ढंग से पंजाब की आज की खेती ख़त्म हो गई। भाखड़ा नानगल और अलग अलग जो वहाँ के जो परियोजनाएं बनी 40-50 सालों के आज़ादी के बाद के दौर में, और उसके बाद पंजाब की खेती आज कैसी एक तरह से फेल हो गई है, डेड हो गई, और वो डेड हो गई है। और वो किसान जो उस खेती के कारण अनुभवी बने हैं, तो उस अनुभव को एक्सप्लॉइट करने के लिए अब अफ्रीका के मुल्कों में उनको ले जाने की कोशिश हो रही है। कुछ गए भी है, कुछ किसानों का टीवी में ही स्पेशल स्टोरी आई थी। उनको किसी को मूंगफली का टाइकून बोला जाता है, तो किसी को अलग अलग चीज़ों का जो उत्पादन कर रहे उसके, क्योंकि उनको वहाँ हज़ारों हेक्टर के हिसाब से ज़मीनें मिल रही है। 500 रुपये हेक्टर, जो हमारे देश के रजिस्ट्री का दाम भी शायद उससे ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अफ्रीका की ज़मीनों को जोतने के लिए उनको आज लिया जा रहा है। लेकिन इस इरिगेशन के कारण पंजाब की ज़मीन का क्या हाल हुआ, ये आज 68 साल के आज़ादी का जश्न जो होता है उसमें पीछे मुड़ के देखने की भी बात होती है कि आज़ादी के बाद हमने क्या पाया, क्या खोया। तो 68 सालों में हमने क्या पाया, हमारे किसानों को आत्महत्या क्यों करनी पड़ रही, हमारा कुपोषण का आज भी हाल ऐसा क्यों है,
आज भी हमारे औरतों के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहे हैं, आज भी दलित और आदिवासियों की स्थिति मिजरेबल क्यों है, इन सब चीज़ों के बारे में प्रधानमंत्री के आज के वक्तव्य में मैं आपके चैनल में आने के पहले फुल कंसंट्रेशन से उनका ध्वजोत्तोलन से लेके उनका अंतिम शब्द तक सुनने के लिए मैं बैठा था। इसीलिए आपके चैनल में भी मुझे आने में देर हुई। मैं उनको न्याय देना चाहता था कि भाई प्रधानमंत्री का वक्तव्य यानी एक तरह से उन्होंने 15 महीने की सरकार चलाने के बाद का ये इस आज़ादी का वक्तव्य को मैं मुख्य वक्तव्य मानूंगा जी। पिछला वक्तव्य को मैं इसलिए नहीं गंभीरता से लूँगा क्योंकि उनको 1-2 महीने ही हुए थे। इस वक्तव्य के लिए मैं बहुत उत्सुक था, इसलिए सवेरे जल्दी उठ के मैं टीवी के सामने बैठा था, लेकिन बहुत डिसअपॉइंट हूँ मैं। राजीव गांधी जी को भी आंकड़ों की फेंकने की बहुत आदत थी जी। इसलिए उनको हम लोग फीकू बोलने लग गए थे। नरेंद्र मोदी जी के आंकड़े का आज का जारगन जब मैंने देखा टीवी के ऊपर तो मुझे राजीव गांधी जी की याद आई है जी। वो भी ऐसे ही आंकड़े फेंकते थे। और नरेंद्र मोदी जी के भी जो आंकड़े मैंने 20,000 करोड़, 17,000 करोड़, 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, इतने हज़ार करोड़, उतने हज़ार करोड़, ये सुन के तो मैं गदगद हो गया कि मेरे मुल्क के पास कितना खजाना आ गया जी। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद में मुझे लगा कि जैसे हमारे देश का तो एकदम लॉटरी लग गई। और अब हमारे मुल्क के लिए वो जो गाना है सोने की चिड़िया वाला, डाल डाल पर सोने की बस चिड़िया। मुझे लगा कि बस वही दिन अभी आने वाले हैं। और आने वाले दिनों में हमारे देश को इतना खजाना मोदी जी ने जो बढ़ा दिया है, भ्रष्टाचार ये वो सब क्या क्या कर करके, एक तरफ मोदी जी ये सब बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार का कोई दावा करे बोल रहे हैं, ललित कांड वहीं पर चल रहा है जिसके लिए संसद इतने दिनों से ठप चल रहा है। वो सब क्या है, यानी हमारे देश के लोगों को नरेंद्र मोदी शायद मूर्ख समझते हैं और इसीलिए ताल ठोक ठोक के लाल किले के प्राचीर से उस जिस जन से बोले जा रहे थे, मुझे अंदर से हंसी आ रही थी कि वो हमारे देश के 125 करोड़ लोगों को संबोधित कर रहे थे, टीम इंडिया बोल बोल के संबोधित कर रहे थे और एक तरह से उनको मूर्ख समझ के संबोधित कर रहे थे। क्योंकि जिस ढंग से आंकड़े, जिस ढंग से वो दुनिया भर के गाजर दिखाए जा रहे थे और भ्रष्टाचार के बारे में जिस ताल ठोक के बात कर रहे थे, और मुझे अंदर से हंसी आ रही थी। महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे वाला बच्चों की आहार वाली बात है, स्कूल में जो जिन बच्चों का नाम ले लेके वो स्वच्छता अभियान का मेरे एम्बेसडर बोल रहे, एक तरफ उन बच्चों को वो लाल किले के प्राचीर से कैश कर रहे अपने स्वच्छ अभियान के एम्बेसडर के तौर पे, और दूसरी तरफ उन्हीं की दोस्त की बेटी जो अभी राजनीति के उसके शुरू के ही दिन है, शुरुआती अगर उसकी ऐसी है तो आने वाले दिनों में बेचारी और क्या करने वाली है। बोलते हैं ना मराठी में एक कहावत है, पाळण्यात पाय दिसतात करके, तो पालने में अगर ये हालत है तो आगे चल के क्या दिखेगा। ललित कांड तो वहाँ दिल्ली का तो खुद ही चल रहा है, उससे अलग क्या बात है। और सुषमा जी ने कहा कि मानवता के आधार पे मैंने मदद की है, तो मानवता के आधार पे कैटरोची की भी बात फिर ली जा सकती है जी। मानवता के आधार पे एंडरसन की भी बात ली जा सकती है, जिनका वो ताल ठोक ठोक के बता रही थी कि इन्होंने भी ऐसा किया। ये उन्होंने भोपाल कांड का भी जिक्र किया। वही कैटरोची और एंडरसन जो है ये यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन थे जी। उन्होंने उन्हीं का, एंडरसन को छोड़ना सारासार गलत था, कात्रोची को भी छोड़ना सारासार गलत था, लेकिन ललित मोदी को मदद करना और आप कात्रोची और एंडरसन का अगर उदाहरण दे के अगर उसका समर्थन करना चाहते तो ये बेशर्मी की हद है। आपको ये लाइसेंस नहीं मिलता है। पूर्व सरकारों ने अगर कोई ऐसी गलतियां की है तो आपको आने वाले दिनों की गलतियां करने का लाइसेंस नहीं मिलता है। उल्टा इतिहास की गलतियों से आपको सीखना है और इतिहास में की हुई बातों को न दोहराना ज़्यादा बेहतर रहता है। 77 में जनता पार्टी सरकार चुन के आने के बाद बहुत दिनों तक वो लोग कांग्रेस का हवाला दे दे के कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। आखिर हमने चिढ़ के बोलना शुरू किया था। प्रोफेसर मधु दंडवते बहुत नम्र और अच्छे आदमी थे। बापू साहब कालदाते जनता पार्टी के महामंत्री थे। जॉर्ज फर्नांडिस साहब जिनसे हमारा समाजवादी होने के नाते संबंध था, उन सबको हम कहते थे घर जा जाकर कि ये आप कब तक बोलोगे कि कांग्रेस ने ये किया। तो कांग्रेस ने अगर वो सब किया है गलतियां, तो क्या आप लोगों का भी लाइसेंस मिला है 77 के बाद में ये सब करने का? जी। कांग्रेस ने जो किया वो न करने के लिए आप लोगों को चुन के दिया है। इसलिए सुषमा जी को और नरेंद्र मोदी जी को भी इस बहाने मेरी आपके चैनल के द्वारा प्रार्थना है कि कांग्रेस ने जो इतिहास में गलतियां की है, जो कांड किए हैं, तो इसका मतलब आपको वो सब कांड करने का लाइसेंस मिला है क्या? आप स्वच्छ सरकार का
स्वच्छ प्रशासन का नारा दे के आप सत्ता पे आए हो, और आज भी लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ताल ठोक के भ्रष्टाचार के बारे में बोले जा रहे थे। सुषमा जी बगल में बैठ के सुन रही थी, आडवाणी जी भी उसी लाइन में बैठे थे, सोनिया जी भी थी, मनमोहन सिंह जी को भी मैं देख रहा था। क्या समझते नरेंद्र मोदी जी? वो तो वहाँ के राजनेता हो गए, लेकिन देश के 125 करोड़ में से जितने भी लोग सुन रहे होंगे लाइव, उनको क्या लगता होगा ये सब? बगल में हमारा मध्य प्रदेश स्टेट है, व्यापम नाम का वहाँ का चक्कर इतना सीरियस है। एक सिनेमा था हिंदी में, क्या कुछ उसमें लगातार लोग मौतें होती जाती थी एक के पीछे एक, वो गुमनाम नाम का कुछ ऐसा एक, उस ढंग का मध्य प्रदेश में अभी तक 50 से ऊपर लोग की जाने चले गए, 60 के ऊपर जाने उसमें चले कोई डॉक्टर है, कोई मेडिकल कॉलेज का डीन है, कोई ऐसे अहरे गहरे लोग नहीं है कि जो ऐसे ही मच्छर या खटमल जैसे मर जाए। ऐसे ऐसे संशयास्पद ढंग से लोग एक के पीछे एक मरना वहाँ सिलसिला जारी है, लाशें मिलते जा रही है, और एक भी लाश के बारे में ये तथ्य सामने नहीं आ रहा कि ये कैसे मरे हैं या मारे गए हैं। ये बगल में दिल्ली से मध्य प्रदेश की दूरी है 200 किलोमीटर के भीतर, पहला ग्वालियर पड़ता है जी। दिल्ली से चल के निकले तो 4-5 घंटे के भीतर ग्वालियर में गाड़ी उतर जाती है। इतना दिल्ली के नाक के नीचे ये सब चल रहा है, और प्रधानमंत्री जी ताल ठोक के बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हम मुक्त भारत करेंगे। अरे आप वसुंधरा जी का कांड देख लीजिए, जिस ढंग से उन्होंने वो ललित मोदी के साथ में उनके जो बिजनेस रिलेशंस निकल रहे एक से एक, होटलों से लेके दुनिया भर का क्या क्या, हॉस्पिटल्स है, होटल्स क्या नहीं है, वो बहुत बड़ा टाइकून है जी। और आज उसको रेड अलर्ट की खबर हम कैप्शन टीवी में देख रहे थे, रेड कॉर्नर वाली हम सुन रहे थे। यानी कितना हंगामा, 3 हफ्ते का संसद का समय बर्बाद करने के बाद में, और क्या विरोधी अपोजिशन पार्टी के लोगों की संख्या कम है तो आप क्या आपके जो तथाकथित बहुमत के जोर पे कुछ भी करना, लेकिन सत्ता पक्ष तो ये आरोप लगा रहा है विपक्ष पर कि विपक्ष लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, वो संसद में चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। उनके अपने ही खुद के भीष्माचार्य जो है लालकृष्ण आडवाणी जी, वो खुद निषेध के तौर पे संसद से निकल के राजनाथ सिंह जी के पास डायरेक्ट गए थे संसद में जी। ये एकदम मीडिया की बात बोल रहा हूँ, कोई मैं बगल से निकाल के नहीं बोल रहा हूँ। और उन्होंने खुद कहा कि कांग्रेस के सांसदों के साथ हमारे लोकसभा अध्यक्ष का जो व्यवहार चल रहा है ये अच्छा नहीं है। 25 लोगों को एक साथ मुअत्तल कर दिया, जिनमें से कई लोग हाजिर भी नहीं थे। जो संसद में थोड़ा बहुत कोई हो हंगामा करने वाले लोगों के बारे में 1 मिनट के लिए मैं कोई शिस्तभंग की कार्रवाई समझ सकता हूँ, लेकिन कई लोग हाजिर भी नहीं थे, ऐसे भी लोगों को मुअत्तल किया है। तो ये आर्बिट्री डिसीजन है, एक तरह का दादागिरी वाली बात है। और विरोधी पक्ष वैसे ही बहुत कमज़ोर है, वैसे ही वो विरोधी पक्ष की भी उसको हैसियत मिली नहीं है। इतनी कम संख्या की विरोधी लोगों को आप संसद में बोलने का भी मौका नहीं दे रहे, वो जो बोल रहे उन बातों का आप लिहाज भी नहीं कर रहे। और सबसे क्लाइमैक्स की बात, प्रधानमंत्री जो नेता होता है संसद का, सही नेता प्रधानमंत्री होता है किसी भी संसद का, प्रधानमंत्री का नैतिक दायित्व होता है इन सब चीज़ों के बारे में संसद में आके निवेदन करना, बोलना जी। लेकिन वो चुप्पी साधे हुए बैठे हुए। देश की पूरी जनता 3 हफ्ते से ये सोच रही है कि ये जो ललित गेट है, ये जो व्यापम है, ये वसुंधरा राजे और पंकजा मुंडे की चिक्की का जो भ्रष्टाचार सामने आया, इन सब भ्रष्टाचारों पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में कुछ बोलेंगे, ऐसा इंतजार लोग कर रहे थे। लेकिन वो इंतजार खत्म हो चुका है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उल्टा उन्होंने आज लाल किले के प्राचीर से क्लीन चिट दे दी कि ताल ठोक के बोल रहे थे कि कोई हमको एक प्रकरण हमारे पूरे सरकार का बता दे। यानी कितना विरोधाभास है। कॉन्फिडेंस से गलत बातें या इस ढंग की भयानक बातें बोल के देश के सामने, वो भी लाइव टेलीकास्ट करके बताना, और इसी दिल्ली में व्यापम को लेके, ललित कांड को लेके संसद में क्या चल रहा है ये दुनिया को पूरा साफ साफ जाहिर है जी। मुअत्तल किए हुए संसद सदस्य भी वहाँ बैठे हुए हैं, सोनिया गांधी भी वहाँ उसी लाइन में बैठी हुई है, और वहीं पर ताल ठोक के हमारे प्रधानमंत्री भी बोले जा रहे हैं। यानी वो अपने आप को क्या समझते हैं। और एक बात आपसे मुझे डिस्कस करनी थी कि संसद में जब गतिरोध चल रहा है, विपक्ष जब नारे लगा रहा है, तो संसद की सदन की जो अध्यक्ष है वो टीवी कैमरे के ओर देख के कहते हैं कि ये सब दुनिया को दिखाओ कि ये इतना हंगामा कर रहे हैं। ये किस प्रकार की नैतिकता है? कम से कम संसद के जो प्रमुख होते हैं, लोकसभा सभापति उनको बोला जाता है, उनका एक दायित्व होता है
निष्पक्ष भाव से काम करना। जी जिस दिन वो संसद के सभापति बन जाते हैं उस दिन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के रहते नहीं हैं। जी यहाँ तक कि उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ता है जी। टेक्निकली। न्यायमूर्ति जब न्यायमूर्ति बनता है तो वो तब किसी का बाप, किसी का पिताजी, किसी का भाई, किसी का पति नहीं रहता है, वो न्यायमूर्ति होता है। उसी ढंग से संसद का जो सभापति होता है जी सर्वोच्च पद है, प्रधानमंत्री के बराबर का पद है, राष्ट्रपति के बराबर का पद है, संसदीय राजनीति में का सबसे अहम महत्वपूर्ण पद है। और उसकी गरिमा को देखते हुए वर्तमान सभापति महोदया का जो व्यवहार चल रहा है मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत आपत्तिजनक लगता है। जी उन्होंने सभापति की हैसियत से आदेश देना चाहिए था, उसको एक तरह से रूलिंग बोलते हैं, जो कि सभापति का अधिकार होता है जी कि सभा के जो संसद के जो नेता होते हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने संसद में आके बयान देना चाहिए। ऐसा रूलिंग देने का सभापति को पूर्ण अधिकार है। लेकिन यहाँ पूरा मामला ऐसा दिखता है कि सभापति का वो करेज नहीं है। सभापति पद पर बैठी हुई महिला प्रधानमंत्री के आज की तारीख में दुर्दैव से हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में एक ऐसा इंप्रेशन बनते जा रहा है कि जैसे उनके सामने बाकी सब लोग ठीक नहीं हैं। जी मंत्रिमंडल के सदस्य से लेके उनके पार्टी के जो भी बुजुर्ग नेता है उनसे लेके सबसे ऊंचे अगर कोई सबसे बड़े अगर टॉप के कोई आदमी हैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी है और बाकी कोई उनके सामने कुछ भी नहीं है। ये जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है उसके कारण उनके पार्टी में भी, उनके मंत्रिमंडल में भी और वर्तमान सभापति महोदय का भी जो व्यवहार है वो भी तो बेचारी कल तक साधारण सी सभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही थी। अचानक उनको लॉटरी लगे जैसा सभापति का पद मिल गया, लेकिन उन्होंने वो पद की गरिमा को देखते हुए उन्होंने जो उसको न्याय देना चाहिए था। जो हमारे मावलंकर जी प्रथम सभापति थे, बहुत सारे सभापति, सोमनाथ चटर्जी भी इसके पहले के सभापति याद आते हैं, संगमा साहब है जी, बहुत सारे सभापति का नाम लिया जा सकता है कि जो इतिहास में उनके अपने अलग अलग उन्होंने भी कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लेकिन वर्तमान सभापति का 15 महीने का जो व्यवहार दिख रहा है वो सभापति का नहीं दिख रहा है, वो एक बीजेपी के नेता का व्यवहार दिख रहा है जी। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी एक पार्टी की एक कमान संभाल के काम कर रही है, जो कि देश की कमान संभाल के नहीं कर रही है। सभापति बनने के बाद में उन्होंने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के जैसा ही तटस्थ व्यवहार करके देश का कार्य हमारा लोकसभा का कार्य चलाना चाहिए। लोग ये भी कहते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं लगते, किसी एक पार्टी के नुमाइंदे लगते हैं। तो ऐसा लोग ये 1.5 साल में क्यों सोचने लगे हैं? क्योंकि उनका पूरा जो बोलना चालना, उनकी जो पूरी कार्यशैली, उनका जो भी कुछ रंग ढंग है वो पूरा इतना संकुचित दायरे का है, वो उसके बाहर खुद ही निकलना नहीं चाहते जी। इस कारण वो देश के प्रधानमंत्री नहीं लगते हैं, वो बीजेपी की ही प्रधानमंत्री लगते हैं। मुझे तो लगता है बीजेपी की भी है क्या नहीं, क्योंकि बीजेपी की भी जो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, हर पार्टी की अपनी हमारी चुनाव की जो आचार संहिता है जी। चुनाव कमीशन के जो अपने रूल्स है जी। उसके तहत हर पार्टी के नॉर्म्स होते हैं। उस हिसाब से पार्टी की भी अपनी खुद की एक डिसिप्लिन होती है, पार्टी के अपने नियम कानून होते हैं। उन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री इन सबसे ऊपर है, जो इंदिरा गांधी जी के समय हो गया था। 74 में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन इसी कारण शुरू हुआ था कि उसको हम एकाधिकारशाही बोलते थे। मुझे नरेंद्र मोदी जी में इंदिरा गांधी जी का रूप दिख रहा है। इंदिरा गांधी जी जिस ढंग से वन वुमन पार्टी जैसी बन गई थी, बरुआ साहब उस समय के जो उस पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने जुमला भी उछाला था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल वो हुबहू लागू पड़ता है। मैं गुजरात के सभाओं में 15 महीने पहले ही ये बोल चुका था कि नरेंद्र मोदी जी के भीतर मुझे एक मेल इंदिरा गांधी नज़र आती है। वो एक फीमेल इंदिरा गांधी थी जिनका 84 में उनकी हत्या हो गई, और ये एक मेल इंदिरा गांधी नज़र आते हैं, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में ऐसी कोई भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नज़र नहीं आती है। एक ऑटोक्रेट जैसा उनका पूरा बिहेवियर है। इसलिए उनकी पार्टी अंतर्गत डिसिप्लिन, पार्टी के जो भी नियम कानून, उन सब चीज़ों से भी ऊपर वो शायद अपने आप को समझते, ऐसा हमारा बाहर से देखकर इम्प्रेशन बन रहा है। और अमित शाह तो उनके अपने एक तरह से जैसा किसी का सिपा सालार होता है जी, उस ढंग के है। अमित शाह की शायद वो वजूद भी नहीं है
कि वो अपने खुद के एक अध्यक्ष के जैसा कुछ इंडिपेंडेंट बिहेव कर सके। नरेंद्र मोदी बोले और अमित शाह हिले, ऐसी शायद उनकी हालत है। और इसीलिए उनको दुनिया भर के लोगों को सुपरसीड करके जो उनको खास लाया गया है गुजरात से जी जो कि वो टेंटेड है, 5 मर्डरों का उनके ऊपर अटेम्प्ट है। जी हमारे देश के राजनीतिक पार्टियों के इतिहास में किसी रूलिंग पार्टी का शायद पहला अध्यक्ष होगा जिसके ऊपर 5 मर्डर्स का अटेम्प्ट का उसके ऊपर आरोप है और वो जमानत पे है, वो एक्विटेड नहीं है। जी वो आज जमानत पे रिहा है, जो कि वो जेल में थे उन मर्डरों के कारण। खाली साधारण सा आरोप नहीं है, मर्डर के आरोप है, खून करने के आरोप है हमारे देश के वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष का। तो वो अध्यक्ष क्या अपना स्वतंत्रता दिखाएगा, क्या अपना अध्यक्ष की हैसियत दिखाएगा, ये सब इसी में आ जाता है। और जिस ढंग का मंत्रिमंडल का स्वरूप देख रहे, जिस ढंग का मंत्रियों को अपना पीए, अपना व्यक्तिगत स्टाफ तक लेने का अधिकार नहीं रहा, जो इंदिरा गांधी जी ने नहीं किया था। इंदिरा गांधी जी से ये बात शायद छूट गई थी। इंदिरा गांधी जी ने जो गलतियां उस समय नहीं की थी या जो उनसे रह गई थी, वो सब चीज़ें अभी नरेंद्र मोदी जी बखूबी सुधार के करने जा रहे हैं, ऐसा मेरा इम्प्रेशन बन रहा है। और एक हम आज़ादी का आज 68वां दिन मना रहे हैं। 2 दिन पहले की, 1 दिन पहले की जंतर मंतर की ये घटना है कि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से अपना संबोधन राष्ट्र को देने वाले थे और उनकी सुरक्षा को लेकर एक मसला खड़ा हुआ कि जंतर मंतर पे जितने लोग धरना ले रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, उन सबको वहाँ से हटा लिया जाए। और वहाँ पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर बैठे थे और बाकी लोगों को तो कचरे जैसा गाड़ियों में डालकर हटा दिया गया। और पूर्व सैनिकों को भी जिन्होंने 2-2 3-3 महायुद्ध में देश के लिए छाती पर गोली खाई है, अपनी पूरी जवानी देश के लिए दी है, उनको भी वहाँ से इस तरह से हटाया गया, कचरे जैसा वहाँ से उठा के फेंका गया। तो ये एक स्वतंत्रता का, व्यक्ति स्वतंत्रता का या बोलने की स्वतंत्रता का या अपनी मांग को रखने की स्वतंत्रता का हनन ये सरकार कर रही है, ऐसा आपको नहीं लग रहा है? ये बहुत गंभीर बात है। दिल्ली में एक परंपरा थी बोट क्लब जी, जो एकदम राष्ट्रपति भवन से सीधा दिखता है। जी, अगर राष्ट्रपति अपनी बालकनी में आ जाए राष्ट्रपति भवन की, तो शायद बोट क्लब का नज़ारा देख सकते थे, इतना वो आइडियल लोकेशन था। वहाँ धरने प्रदर्शन होते थे। फिर सुरक्षा के नाम के ऊपर उनको खदेड़ के लाया गया रामलीला मैदान। जी, फिर रामलीला मैदान भी पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के बीच में पड़ता है। फिर वहाँ भी कई तरह की वीआईपी एक्टिविटीज़ है, ये है वो है बोल के उनको दिया गया ये जंतर मंतर का कोना। जी, एक छोटा सा कोना है जो एक आधे किसी छोटे घर के प्लॉट की इतना भी नहीं होगा, इतना छोटा सा मामूली सा, कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है। एक रास्ता है और एक कोना है, बिल्कुल वो पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ जाने वाला रास्ते के ऊपर का एक छोटा सा कोना है। उस कोने के ऊपर हमारा 125 करोड़, जिसको टीम इंडिया नाम दे रहे हैं आज हमारे प्रधानमंत्री जी, और 125 करोड़ बार बार बोल रहे, 125 करोड़ के आबादी वाले मुल्क के लोगों को अपनी मांगे रखने के लिए, अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए इस देश की राजधानी में अगर कोई स्पेस नहीं बचती होगी, तो इस 68वें या 69वें आज़ादी के दिन का हम क्या बोलेंगे? जो स्पेस बचती है उनको भी कचरे जैसा गाड़ियों में भरकर। आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए स्पेस, अंग्रेजों की जो भी गलतियाँ, जो भी खामियाँ होगी, लेकिन उन्होंने स्पेस दी थी, लोग लड़ते थे, लोग धरना प्रदर्शन करते थे। आज की तथाकथित आज़ाद सरकार जो अपने आप को आज़ादी का जश्न मनाने वाली हकदार समझती है, वो हमारे देश के लोगों के जो आम सवाल है, लोग वहाँ पर किस लिए जाते हैं? देश के कोने कोने से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने ऊपर के अन्याय, अत्याचार, अपने साथ होने वाली जातियों का वहाँ स्वर मुखर करने के लिए दिल्ली की लोग राह पकड़ते। जब उनको वहाँ लोकल लेवल पे न्याय नहीं मिलता, जब वहाँ पर उनको कुछ उनके सवालों का जब ये नहीं हल नहीं मिलता है, तो वो दिल्ली का रास्ता पकड़ते हैं और दिल्ली जाते हैं। ताकि हमारी राजधानी है, दिल्ली में राष्ट्रपति बैठे, दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठे हैं, दिल्ली में हमारे चीफ जस्टिस बैठे हैं, और ये सब लोग, और मीडिया भी है, देश का, दुनिया का मीडिया का एक तरह से हब है। तो वहाँ पर जाने से हमारी समस्याओं को हम लोग शायद रख पाने में कुछ काम है। अगर वो भी स्पेस अगर लोगों की चली जाएगी, तो फिर आप नक्सलिज्म को, आतंकवाद को किस मुंह से आप ये बोलना चाहोगे? नक्सलिज्म, आतंकवाद कब पैदा होता है? जब लोगों को प्रोटेस्ट करने की स्पेस कम हो जाती है। जी,
डेमोक्रेटिक मुल्क में लोगों को धरना प्रदर्शन करके, अपना सभा प्रदर्शन करके, अपने मोर्चे निकाल के जो अपनी बातें रखने की जो जगह होती है वो अगर हटा ली गई तो इस देश में आतंकवाद के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता है। आतंकवाद की जननी होती है लोगों का प्रोटेस्ट को रोकना, लोगों को धरना प्रदर्शन से मना करना। तो उनके अंदर की जो पूरी ज्वाला है आप उसको क्या कर बुझाना चाहोगे? इंसान की ऐसी ज्वाला बुझती नहीं है। लेकिन हमने जंतर मंतर पर देखा है कि गरीबों को, मजदूरों को, मजलूमों को जो अपना हक मांगने के लिए वहाँ बैठे थे उनको कचरे जैसा उठाकर गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में डाला गया और वहाँ से ले जाया गया। जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है जो देश के लिए लड़े, जो अपने छाती पर मेडल लटका के वहाँ बैठे थे, उनको भी धक्का मुक्की दे के उनको भी वहाँ से हटाने की कोशिश की गई। उनके कपड़े फट गए, उनके मेडल रास्ते पर गिरे। तो ये जो चित्र दिखता है ये स्वतंत्रता के लिए, इंसान की स्वतंत्रता के लिए, एक स्वतंत्र देश में रह रहे एक आम आदमी की स्वतंत्रता के लिए क्या घातक नहीं है? लज्जास्पद बात है, लज्जास्पद बात है। डूब के मरना चाहिए ऐसे मुल्क ने जिस 125 करोड़ आबादी का वो रट लगाए जा रहे थे लगातार अपने 1.25 घंटे के भाषण में, उनका अपमान है। क्योंकि 125 करोड़ की आबादी के लोगों को अगर आप प्रोटेस्ट करने की अगर जगह नहीं दोगे, उन्हें अपनी समस्याएं रखने के लिए स्पेस नहीं दोगे, तो ऐसे आज़ादी का क्या करना है? जी, आप ही पूछ रहे थे, शुरुआत ही आपने की थी, आज़ादी आज़ादी है क्या? तो ये क्या आज़ादी है? आज़ाद मुल्क में लोगों को अपने प्रोटेस्ट करने के, अपनी समस्याओं के प्रति ध्यान खींचने के लिए अगर आप जगह नहीं दोगे तो इसे क्या आज़ादी बोलोगे? जिस रोलेट एक्ट की आप लोग कैप्शन दिखाए जा रहे हो आज के टीवी में, आवाज़ टीवी को मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। आप क्रोनोलॉजिकल आज़ादी के आंदोलन का इतिहास से लेके दुनिया भर के अचीवमेंट्स की बातें आप बताए जा रहे हो। मैं इस बहाने अप्रिशिएट करना चाहूँगा आप लोगों को। मैं आया तब से आप लोगों का ये सब देख रहा था। उन सब चीज़ों को देखते हुए अंग्रेज़ों के ज़माने में तक ये प्रोटेस्ट और धरने और जलसे और दुनिया भर का क्या क्या कैप्शंस हम पुराने देखे जा रहे हैं। और आज़ाद मुल्क में 69वें आज़ादी के जश्न के दिन में अगर यह हालत होती है तो इस आज़ादी को क्या हम बोलेंगे? हम चर्चा कर रहे थे व्यक्ति की स्वतंत्रता की। इस देश को स्वतंत्र होके 68 साल हो गए, 69वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। फिर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ के दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मजलूम, मजदूर जितने भी लोग हैं उनका व्यक्तिगत स्वतंत्र जो है वो हनन करने की कोशिशें हो रही है। और हम जैसे देखते हैं कि जहाँ जहाँ आंदोलन चल रहे हैं उन आंदोलनों को दबाने की भी कोशिश हो रही है। सांप्रदायिकता बढ़ रही है। हमारे संसद में जो लोग बैठे हैं वो इस तरह की बात करते हैं। कई किसी को रामजादा कहा जाता है, किसी को हरामजादा कहा जाता है। जो लोग संसद में बैठे हैं वो इस तरह की बात करते हैं कि इतने बच्चे पैदा करने चाहिए, इतने बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। तो इस तरह की देश में जो ये समस्या चल रही है, आप इसको कैसे लेंगे? आज के लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी का जो भाषण मैंने सुना, उसमें उन्होंने अंडरलाइन करके सांप्रदायिकता के, जातीयता के बारे में डंके की चोट पे बोला है। जी, मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि एक प्रधानमंत्री की हैसियत से उन्हें पूरा हक है देश के बारे में इस ढंग की अपने विचार रखने का, और वो पूरे 125 करोड़ आबादी को संबोधित करने का बार बार उल्लेख कर रहे थे। इस परिप्रेक्ष्य में मैं उनके उस वक्तव्य का स्वागत करूँगा। लेकिन एक तरफ उनका ये वक्तव्य आज का जी, 15 अगस्त 2015 का सवेरे 7:30 से लगभग 9, सवा 9 तक का, और इसके बीच में 15 महीने के भीतर उन्हीं के पार्टी के, जिस पार्टी के वो नेता है और जिस पार्टी के लोगों को उनके जो प्रिय अमित शाह ने खास करके टिकट दिलवाए हैं, जी, ये ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके नाम भी नहीं मालूम थे, स्वामी निरंजना और स्वामी फलाना और कौन सी साध्वी और क्या क्या। ये कोई राजनीति के पुराने लोग, मुझे तो नहीं पता थे, आप लोगों को पता होगे तो पता नहीं। ये ऐसे कुछ विवादास्पद व्यक्ति या महिलाएं हैं जिनको अमित शाह ने खास पहल करके टिकट देके इनको आज लोकसभा में, और कुछ तो उसमें से मंत्री भी बने हुए हैं जी, और इनके एक एक के वक्तव्य के जो आप अगर बात देखोगे, इनके ऊपर प्रधानमंत्री जी का कोई खुद का वक्तव्य नहीं है। जी, इस बारे में कई बार विरोधी नेताओं ने और कई अन्य सेकुलर लोगों ने उनको गुजारिश की कि आप इनको एक तो रोकिए, या इस बात के बारे में असहमति बताइए, या इन्हें पार्टी की तरफ से कुछ समझ देने की कोशिश कीजिए। आज तक इनमें से ये जो भी बोलने वाले लोग हैं
मर्यादा का उल्लंघन कर करके बोल रहे हैं, माइनॉरिटीज कम्युनिटी के बारे में इतनी गंदी और घटिया बातें बोले जा रहे हैं कि जिस पर ये अगर संसद सदस्य का इनको अगर वो कवच अगर नहीं हो तो ये जेल में जाने चाहिए, इतने इनके गंभीर वो वक्तव्य है। लेकिन ये सब लोग लगातार बोले जा रहे, अनर्गल रूप से बोले जा रहे हैं और माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी को, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को एक तरह का और भी भयभीत करने का माहौल बनाते जा रहे हैं। विकास के बारे में ये बात कर रहे हैं, 125 करोड़ आबादी के बारे में बार बार बात कर रहे हैं और जिस ढंग का उनका विकास का जो तथाकथित मॉडल जो चल रहा है, कॉरिडोर्स की बातें आप लोग सुनते होंगे जी, वेस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न कॉरिडोर और क्या क्या नॉर्दर्न कॉरिडोर। ये कॉरिडोर का जो झमेला है ये पूरा दिल्ली से लेके बम्बई तक, दिल्ली से लेके कलकत्ता तक, कन्याकुमारी से लेके दिल्ली तक का, ये ऐसा पूरा उस 4 या 8 लेन के हाईवेज के दोनों तरफ से ये इंडस्ट्रियल हब, यानी इस देश की खेती एक तरफ किसानों को पानी दे के खेती की बात भी कर रहे वो, और दूसरी तरफ औद्योगिक घरानों को और पर्टिकुलरली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को। औद्योगिक घराने देश के बहुत छोटे मोटे लोग हैं, ये उनके सामने बच्चे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो तथाकथित मास्टर्स जो है, जैसे नेस्ले एक विवादास्पद अभी चल रही है मैगी के नाम पे, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ी दुनिया की महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिनको बोला जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में मल्टीनेशनल्स बोलते हैं। ये इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि ये उन राष्ट्रों को चलाती है जी। वो विदेशी राष्ट्र जहाँ के ये लोग रहने वाले होते, वहाँ के भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इनके सामने धाक में रहते हैं। ये ऐसी कंपनियाँ हैं, इनकी मेहरबानी के ऊपर वहाँ की सरकारें बनना बिगड़ना अवलंबित रहता है, ऐसे ये लोग हैं। तो ये कंपनियों का भारत में जिस ढंग से कारपेट बिछा बिछा के स्वागत करने का ये जो होड़ लगी हुई है, और ये जो कॉरिडोर्स के नाम पे जो विकास का जो चल रहा है, और इसमें कौन विस्थापित हो रहे भाई? दलित, आदिवासी, किसान, गरीब, अल्पसंख्यक, यही लोग हैं। कोई उद्योगपति या कोई अमीर आदमी नहीं है उन कॉरिडोरों के रस्तों में। उनमें आने वाले जो सर्वसामान्य लोग हैं, जो कैसी तो भी अपनी दो समय की जीविका चलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को इस देश में आज ही की तारीख में गिन के 10 करोड़ लोग विस्थापित हैं, गिन के जी। 10 करोड़ के दुनिया में मुल्क भी नहीं है। ईरान 7.5-8 करोड़ का है, इराक की इतनी चर्चा सुनते 2.5-3 करोड़ का है, सीरिया सुनते 2.25-3 करोड़ का है। यानी दुनिया के कई मुल्कों की जनसंख्या नहीं है, इतनी जनसंख्या आज ऑलरेडी विस्थापित है, जो लगभग 10 करोड़ के आसपास है। और ये मेरे नहीं, मैं अलग अलग इकोनॉमिस्ट और अलग अलग इस विषय के तज्ञों के आंकड़े बता रहा हूँ। और आने वाले दिनों में ये जो तथाकथित कॉरिडोर्स और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और SEZs और नए नए क्या क्या संकल्पनाएं दे दे के जो बातें उछाली जा रही है, और ये सब चीज़ों का जो विकास का जो तथाकथित गाजर जो दिखा रही है हर बात का, इसमें सबसे बड़ी मार अगर किसी को पड़ने वाली है, दलितों के ऊपर, किसानों के ऊपर, आदिवासी के ऊपर। क्योंकि ये पूरा जो तथाकथित कॉरिडोर का जो पूरा रास्ता कई हज़ार किलोमीटर्स का है, ये पूरा मुल्क का चारों तरफ के ये अगर कॉरिडोर्स अगर गिन ले हम, तो कई लाख हेक्टेयर ज़मीन कब्जे में लेकर कितने कितने करोड़ लोगों को विस्थापित करने का ये आने वाले दिनों का पूरा चक्र है, जिसके खिलाफ जगह जगह लोग उठ के खड़े हो रहे हैं। कई जगह तो लोगों ने भगाया, पास्को को उड़ीसा से भगाया, तो अब बोल रहे महाराष्ट्र में आएगा पास्को जी। यहाँ से सिंगूर, टाटा को सिंगूर से भगाया तो गुजरात में लेके आ गए, और हमने कहा कि मैं गुजरात में लाके दिखाता हूँ। जी। तो इस ढंग से देश के कई जगह से विरोध आंदोलन के कारण हुए उद्योगों को अलग अलग जगहों के ऊपर ला लू के ये जो विकास का जो तथाकथित जो मॉडल बता रहे, भाई विकास किसका, विकास किसके लिए, और विकास किस कीमत के ऊपर? ये विकास है या विनाश है? आप महात्मा गांधी का आज समाधि पे पहले जाके आपने माथा टेका, बहुत स्वागत है, फादर ऑफ द नेशन को आप ड्यू रिस्पेक्ट दे रहे हो। आपके लाल किले के प्राचीर के भाषण में आप महात्मा गांधी का नाम डंकी की चोट पे ले रहे थे। उस महात्मा गांधी का सपने का भारत में ये सब आता है? उस महात्मा गांधी ने आखिरी आदमी की बात कही थी। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन आता है नरेंद्र मोदी जी या सुरेश खैरनार या प्रीतम जी,
तो आप सबसे पहले इस देश के आखिरी आदमी को याद करो जी। तो आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा और आपको रास्ता दिखेगा, आपको समझ में आएगा कि आखिरी आदमी की हालत क्या है, आखिरी आदमी को क्या चाहिए, आखिरी आदमी का दर्द क्या है। एक प्रधानमंत्री के नाते 125 करोड़ आबादी, 125 करोड़ आबादी आप बार बार बोले जा रहे, इस पूरे मुल्क के मुखिया के नाते आपका ये नैतिक दायित्व बनता है कि ये सब चीज़ें जो आप ज़बरदस्ती से लोगों के ऊपर लादे जा रहे हो, क्योंकि आपका नाम ही विकास पुरुष आपने खुद ही रख लिया है, सेल्फ डिक्लेयर विकास पुरुष हो आप। गुजरात का तथाकथित मॉडल का नाम ले लेके आपने देश की गद्दी हथियाई है और देश का भी आप उस ढंग से गुजरात करने का आप मतलब एक तरह से आप ये कर रहे हो, तो उसमें कितने और लोगों को आप बेघर कर रहे हो और कितने लोगों की जीविका का आप हनन कर रहे हो और कितने लोगों को उसमें आप रोज़मर्रा का ज़िंदगी आप मिजरेबल करने जा रहे हो। ये सब चीज़ों का भी जायज़ा 68 साल के आज़ादी के जश्न के बहाने करने का दिन है। ये दिन खाली तिरंगा झंडा मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे लेके भारत माता की जय करके सूडो नेशनलिज्म दिखाने का नहीं है। इस देश में रहने वाले जो आम आदमी हैं, जो गरीब आदमी हैं, जो सर्वहारा आदमी है, जो औरत है, आदिवासी है, दलित है, अल्पसंख्यक है, इन सब लोगों को जीने की गारंटी बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है उस पर उन्होंने जीने के हक क्लॉज डाला है। और सरकार कहती है कि वो धर्मनिरपेक्ष सरकार है, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ और उसको मानता हूँ, लेकिन जिस तरह से हम सरकार में बैठे मंत्री और संसद में बैठे एमपीज को देखते हैं, जिस तरह का उनका वक्तव्य रहता है, जैसे कि अभी अभी धर्मनिरपेक्षता को तोड़ा गया, दिल्ली में जो चर्च है, चारों चर्च को जलाया गया। हम उड़ीसा की घटना लेते हैं, हम बिहार की घटना लेते हैं, नन्स पे बलात्कार है, अल्पसंख्यक पे और दलितों पे अत्याचार है, तो आप इस धर्मनिरपेक्षता को कैसे लेंगे? ये तो आज का जिस ढंग का पूरा 15 महीने का जो जायज़ा अगर आप देखने जाओगे, आपने खुद ही कहा है कि ये दिल्ली के चर्चेस स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो दिल्ली के चारों दिशाओं के चर्चेसों को जलाया है। ये राजधानी की बात बोल रहा हूँ, उड़ीसा के कंधमाल की या किसी इंटीरियर की बात नहीं, या डांग जिले के किसी जंगल में की बात नहीं। जिस राजधानी में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे देश के सर न्यायाधीश बैठे हुए हैं, उस राजधानी में के 4 चर्चेस प्रमुख चारों दिशाओं के जलाए गए हैं स्ट्रेटेजिकली। और लिबेरो से जो इंडियन पुलिस सर्विस के जांबाज ऑफिसरों में जिनकी गणना होती है, जिनको विदेश में एम्बेसडर के तौर पे भेजा गया था, जिनको गवर्नर का भी पद आडवाणी जी जब पूर्व मंत्री थे अटल बिहारी जी के समय में, तब उनको ऑफर किया था, उन्होंने लिया नहीं, नम्रता से उसको नकार दिया था। ऐसे ऑफिसर ने मैं क्रिश्चियन होने के नाते उन्होंने जो पत्र लिखा है, ओपन लेटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, सब में वो आया है, मैं उसकी कॉपी लाया हूँ। मेरे बहुत व्यक्तिगत अच्छे मित्र हैं, हम दोनों को 10 साल पहले राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार द मैन ऑफ द ईयर का उन्हें और मुझे एक साथ दिया गया था। उस समय हम लोग 2-3 दिन राजस्थान के प्रवास में साथ में थे। बहुत सिंपल, बहुत सादे आदमी हैं। उन्होंने जिस ढंग से ओपन लेटर लिखा है, 2% भी आबादी नहीं है, 125 करोड़ के आबादी के मुल्क में 2% भी क्रिश्चियनों का अनुपात नहीं है। और उन क्रिश्चियनों में के एक मशहूर क्रिश्चियन जिनका नाम जेफ रिबेरो है, वो खुद कह रहे हैं कि मुझे मेरे क्रिश्चियन होने का आज बहुत भय हो रहा है जी। मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हूँ। जिसने देश को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की, जिसने पंजाब के आतंकवाद के ऊपर उनको स्पेशली भेजा था, गुजरात के भी ऊपर उनको भेजा गया था स्पेशली, ऐसे महाराष्ट्र के कैडर के ऑफिसर जिनको गुजरात के भी आईपीएस में गुजरात की विशेष ड्यूटी के लिए बुलाया गया, पंजाब की समस्या के समय पंजाब की तरफ बुलाया गया, ऐसा एक जांबाज पुलिस ऑफिसर आज 80 साल की उम्र में ओपन लेटर लिख के बोल रहा है कि मुझे मेरा क्रिश्चियन होने का आज भय हो गया है। मैं सचमुच मेरा जीवित वित्त और मेरे कम्युनिटी का कैसा रहेगा, ये क्या है? ये मीटर है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का ये मीटर है। जिस ढंग से मुसलमानों के नसीब में आज इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स दिन प्रतिदिन आते जा रहा है, जिस ढंग से वक्तव्य के ऊपर वक्तव्य तथाकथित नेताओं की इनके जो आ रहे हैं, इनके जिस नागपुर में बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ से आरएसएस का हेडक्वार्टर है, उनके जो मुखिया है मोहन भागवत जी, जो प्रधानमंत्री से भी बड़े माने जाते हैं,
प्रधानमंत्री जो थे इसके पहले वाले, वो कहते थे मेरे लिए संघ स्थान पहले है और देश बाद में है। ये वो संघ के प्रमुख मदर तेरेसा जैसी संत पद पे पहुंची हुई महिला को, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, हमारे देश की शान है। भले वो विदेश से आई होंगी, लेकिन इसी देश में रस बस गई, इसी देश में मरी भी और इसी देश में उनके दफन भी हुआ है। ऐसी महिला के बारे में जो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले अपशब्द इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने कहा कि वो धर्म फैलाने के लिए आई थी। जिस ढंग से कलकत्ता के झुग्गी झोपड़ियों में, गरीबों में, दलितों में, महारोगियों में, भिखारियों में उन्होंने काम किया, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। मैं खुद 15 साल कलकत्ता में रहा हूँ, मैंने नज़दीक से चैरिटी ऑफ मिशनरी का काम देखा है, मेरी तो गर्दन नीचे हो गई। मैं खुद एक भारतीय होने के बावजूद जिस ढंग की गंदगी में, जिस ढंग के हालत में वो काम करती थी, वो मैंने अपने आंखों से देखा है। और मोहन भागवत नागपुर में ऐसे आराम से बैठ के अपने हेडक्वार्टर में से वक्तव्य दे रहे हैं कि वो धर्म प्रचार का काम करती थी। शर्म आनी चाहिए। लानत है ऐसे नेताओं के ऊपर जो लोग इस ढंग से गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, जंगलों में, इंटीरियर में काम करने वाले लोगों के बारे में जो ऐसी फप्तियाँ कसते। इसीलिए स्टेन जैसी केसेस होती है। दारा सिंह जैसे आदमी को या आसिमानंद जैसे आदमी को जो गुजरात में हिम्मत मिलती है डांग में चर्चे जलाने की, और दारा सिंह को, स्टेन को अपने बच्चों के साथ में जिंदा जलाने की, इनको जो ये प्रेरणा मिलती ना, ये प्रेरणा मोहन भागवत जैसे वक्तव्य से मिलती है। ये दारा सिंह एक दिन में नहीं पैदा होता है, या आसिमानंद एक दिन में नहीं जन्म लेता है। इनकी जो पूरी जो शाला है, इनका जो स्कूल है, इनको जो निर्मित का जो सेंटर है, उसके मुखिया लोगों का अगर ये वक्तव्य रहेगा तो उनके सिपा सालार क्या करेंगे? माइनॉरिटीज़ के ऊपर, दलितों के ऊपर वो उसका यही अत्याचार का सिलसिला जारी करेंगे। उसका बाय प्रोडक्ट वही निकलेगा। और इसीलिए कलकत्ता में 71 साल की नन के ऊपर बलात्कार हुआ है। इसके लिए मैं मोहन भागवत जी को ही जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि बलात्कारियों को जो प्रेरणा मिलती है, बलात्कारियों को जो हिम्मत आती है, बलात्कारियों का जो मॉरल हाई बनता है, उसके लिए एक राष्ट्रव्यापी संगठन के, देश के सबसे बड़े संगठन के मुखिया के लिए शर्मनाक बात है। कल परसों ही बाबा साहब आम्बेडकर की किताब का विमोचन करते हुए मैं देख रहा था, बहुत पीड़ा हो रही थी मुझे। बाबा साहब जैसे वैश्विक दृष्टि रखने वाले आदमी के साहित्य को हाथ लगाने का भी उन्हें नैतिक अधिकार नहीं है। नरेंद्र यादव जी मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वो। उन्हें लग रहा है कि आरएसएस के प्रमुख का उनको ब्लेसिंग रहेगा तो उनका शायद बहुत करियर बनेगा और कुछ हासिया लेंगे, कुछ पा जाएंगे। भूल में है वो। बाबा साहब आम्बेडकर अगर इतने ही आरएसएस के प्रिय थे तो बाबा साहब आम्बेडकर को हिंदू धर्म का त्याग क्यों करना पड़ा भाई? इसी नागपुर में ना, जहाँ आरएसएस की स्थापना हुई है, जहाँ आरएसएस का हेडक्वार्टर है, इसी नागपुर में दीक्षा भूमि में, यहाँ से बगल में, हमारे पीछे में ही तो है। बाबा साहब ने 1956 में क्यों धर्मांतर किया? 1936 में येवला में उन्होंने बोला, अक्टूबर में ही, हिंदू म्हणून जन्माला आलो पण हिंदू म्हणून मरणार नहीं। और 1956, 20 साल का फासला है, 2 डिकेड्स। 20 साल के भीतर में तथाकथित हिंदुओं के हिमायती लोगों ने क्या कोशिश की बाबा साहब को रोकने की? और बाबा साहब जिस जाति से बिलोंग करते थे, उन जाति के लोगों को क्या आश्वस्त किया कि हमें, आप लोगों को हिंदू धर्म में पूरा के पूरा सुरक्षा है, आपको पूरा सम्मान है और पूरा इंसान का आपका दर्जा है। ऐसा अगर आश्वासन मिला होता तो बाबा साहब ने 1956 में इतना बड़ा धर्मांतर का जो ऐतिहासिक इसी नागपुर में जो काम हुआ, वो क्यों हुआ भाई? और आप बाबा साहब का महिमामंडन कर रहे, शर्म आनी चाहिए आपको। जिस बाबा साहब ने हिंदू धर्म को नकारा है, हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को नकारा, कर्म विपाक के सिद्धांत को नकारा है, मनुस्मृति को जलाया है, जिस मनुस्मृति को आप इस देश की आधुनिक बाबा साहब की घटना की जगह पे आप मनुस्मृति लाना चाहते हो, ऐसी विचारधारा के लोगों का ये जो नागपुर से जो पूरा सेंटर चलता है और जिसकी प्रेरणा दिल्ली तक जाती है, दिल्ली के गद्दी पे बैठे हुए जो लोग हैं, ये जो अनर्गल बकने वाले लोगों का आप जो मुझे रेफरेंस दे रहे थे, ये लोग अपने बूते नहीं बोल रहे हैं प्रीतम जी। ये लोगों को बोलने वाली, जो प्रेरणा देने वाली जो शक्तियाँ है, वो इसी नागपुर में बैठी हुई शक्तियाँ है। ये जो 2 मुंह वाला सांप की एक कहानी है, हालांकि वो मिथक है, बायोलॉजिकली ऐसा सांप होता है क्या नहीं मुझे डाउट है, लेकिन कई पुराण कथाओं जैसी ये भी एक कथा है। तो ये 2 मुंह वाली बात है। तो इस ढंग से 2 मुंह करके बोलना, और कभी मौका आया
तो बाबा साहब का महिमा मंडन भी कर देना। और मौका आया तो अभी कुछ दिन पहले इंद्रेश कुमार को मैंने तथाकथित राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का जी मुसलमानों का हाथ पकड़ते हुए कुछ मौलानाओं को लेके बड़ा ये करते हुए देखा है। इफ्तार पार्टी में भी देखा गया। दुर्दैव से समाज में नरेंद्र यादव भी होते हैं, कुछ मौलाना भी होते हैं, कुछ नकवी भी होते हैं, कुछ अंसारी भी होते हैं जी। मिल जाते हैं। हर जगह ऐसे मौका परस्त फिरका परस्त लोग होते हैं जो अपने करियर के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए कुछ ऐसी ये कर देते हैं। लेकिन ये जो पूरा माइनॉरिटीज़ के लिए, दलितों के लिए जो मैसेज आज जा रहा है, ये 15 महीने का जो समय है, मैं कल ही लोक सत्ता के प्रतिनिधि से बात कर रहा था, मैंने बोला ये एलिनेशन का दौर शुरू हो गया है जी। एक बहुत बड़ा तबका इस मुल्क का अपने आप को एलिनेट फील कर रहा है। 125 करोड़ 125 करोड़ बोलते थक नहीं रहे थे प्रधानमंत्री, लेकिन 125 करोड़ में के गिन के आधे से ऊपर लोग अपने आप को एलिनेट महसूस कर रहे हैं इस मुल्क में। कोई मुसलमान के नाम पे, कोई दलित के नाम पे, कोई आदिवासी के नाम पे, कोई विस्थापन के नाम पे, कोई किसान के नाम पे। इस ढंग से इस देश की आबादी का हम पूरा अनुपात निकालेंगे, कौन से 125 करोड़ हमारे प्रधानमंत्री जी को दिख रहे हैं, आधे से ऊपर आबादी हमारे देश की एक ऐसी लेवल पे चली जा रही है जो अपने आप को एलिनेट फील कर रही है, अपने आप को आइसोलेट फील कर रही है, अपने आप को इस पूरे तथाकथित मध्य धारा से हम नहीं है, हम इस देश के कुछ लगते नहीं है, ऐसे लगने वाले देश लोगों का जो अनुपात है 68 साल के आज़ादी के आज के हमारा जो वार्तालाप है, उस बहाने मैं बार बार ये कहना चाहूँगा, मैं 63 साल की उम्र का हूँ, जब पैदा हुआ तब 5 साल हो चुके थे आज़ादी को, और आज मैं 63 साल का हूँ। 63 सालों में का मेरा 12-15 साल का पहला अगर समय निकाल दे तो 40-50 साल का मेरा दौर पूरा सार्वजनिक जीवन का है, और पूरा के पूरा समय मेरा इन्हीं कामों में जा रहा है। मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन पूरे देश भर में जो घूमता हूँ मैं देख रहा हूँ, बहुत पैथेटिक है। अभी अभी मैं बंगाल से आ रहा हूँ, बंगाल में जिस ढंग से पोलराइजेशन करने की कोशिश की, क्योंकि इनको गद्दी, हर जगह की गद्दी पकड़ने का जो एक जुनून सवार हो गया है। महाराष्ट्र की गद्दी ले ली, अब हम बिहार की लेंगे, अब हम बंगाल की भी लेंगे, हम यूपी की भी लेंगे, हम यहाँ की भी लेंगे, वहाँ की भी लेंगे, फिर कल जाके हम यूनो की भी लेंगे, उधर अमेरिका की भी लेंगे, क्योंकि वो सिकंदर जैसा सपना देख रहे। विदेशों के जो इतने लगातार जो उड़ रहे हैं उसके पीछे का भी शायद वही मकसद हो सकता है, लेकिन फिलहाल भारत की बात तो वो देखेंगे। तो ये पोलराइजेशन के पॉलिटिक्स के लिए जिस ढंग का घटिया कमर के नीचे का पॉलिटिक्स खेले जा रहे हैं, नंद के ऊपर बलात्कार से लेके मदर तेरेसा जैसी संत महिला के ऊपर की कमेंट से लेके, और संसद में बैठने वाले इनके ऐसे कुछ लोग, ये इंडिविजुअल लेवल पे बोलने वाले लोग नहीं है, ये कार्य विभागनी है। आप प्रीतम ये बोलो, आप ये बोलो, आप ये बोलो, आप देश का माहौल इस तरह से इस ढंग से ये कार्य विभागनी है। नागपुर से ये कार्य दिया गया है, ये कोई अपने स्पॉन्टेनियसली अपने मन से कोई भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस ढंग से चुप्पी साध के और जिस ढंग से लोगों को बेवकूफ़ समझ के बोल रहे हैं कि मैं सांप्रदायिकता जातीयता सहन नहीं करूँगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, आप ही के नाक के नीचे, आप ही के संसद में, आप ही के पार्टी के दर्जनों लोगों का मेरे पास में फेहरिस्त है पूरी। क्या क्या ये लोग बके जा रहे हैं, क्या क्या बोले जा रहे हैं, इनके इन वक्तव्यों को संसद के बाहर अगर हम इंडियन हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार देखने जाएंगे तो इनको जेल में जाना पड़ेगा, लेकिन संसद का छत्र इनके ऊपर होने के नाते ये वहाँ पर आराम से सुरक्षित है। एक आखिरी बहस का मुद्दा इस वार्तालाप का ये रहेगा कि देश के नाम को लेकर भारतीय संविधान ने देश को एक नाम प्रदत्त किया है, रिपब्लिकन इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, भारतीय लोकतंत्र भारत, और बार बार इस देश को हिंदुस्तान कहा जा रहा है। हमारे संसद में एमपीज भी कहते हैं, सारी मीडिया इसको हिंदुस्तान कहती है। तो क्या इस तरह से इस भारत देश का नाम हिंदुस्तान और इस तरह से ये करना देश का अपमान नहीं है? सारासार अपमान है। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना की जीत है। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने जब वो पार्टीशन का साइन करने का समय आया, कल ही मैं पढ़ रहा था किताब, उसमें वो ताज़ा मैं उद्धरण में देख रहा हूँ, फ्रीडम एट मिडनाइट जी, तो उसमें जिन्ना हिंदुस्तान लिखना चाहते थे, माउंटबेटन ने बोला हिंदुस्तान नहीं, इंडिया जी। जिन्ना जो बात कहना चाहते थे, इस बात में आप लोग इनडायरेक्टली एंडोर्स कर रहे हो जी। हिंदुस्तान
शब्द इस्तेमाल करने वाले लोग जिना की साजिश में शामिल है। जिना को मैं मुसलमानों का एक तरह से सावरकर बोलता हूँ जी। और सावरकर को हिंदुओं का जिना बोलता हूँ। जी। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत नाम की किताब इसी नागपुर में 1923 में धंतोली में विमोचन हुआ है। जी। द्विराष्ट्र सिद्धांत, हिंदू और मुसलमान द्विराष्ट्र सिद्धांत, ये इसी नागपुर से सावरकर जी ने प्रकाशित किया है जी। 1923 में। और 1940 में जिना ने लाहौर का प्रस्ताव बनाया था द्विराष्ट्र का। तो एक तरह से जिना की जो राजनीति थी हिंदू राष्ट्र है करके, उसमें आप जाने अनजाने में आप एंडोर्स कर रहे हो। जिना को एक तरह से आप लेजिटिमेसी दे रहे हो, जो कि बंटवारे के नाम पे आप छाती पीट रहे हो। देश का बंटवारा हो गया, देश टूट गया, देश का ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन उसी बंटवारे करने वाली की जो साजिश थी जानबूझ के हिंदुस्तान शब्द देने की, जो कि हिंदुस्तान शब्द ये बिल्कुल नया चीज़ है। हिंदुस्तान नाम की कोई कंसेप्ट ही नहीं थी, इवन हिंदू नाम की भी नहीं थी। हिंदू नाम का भी शब्द ये बिल्कुल एक ताज़ा ताज़ा नया नया आया हुआ है। हमारे पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में आपको हिंदू कहीं भी नहीं मिलेगा प्रीतम जी। आप पूरे रामायण महाभारत को खंगाल डालो, पूरे धर्म ग्रंथों को पीछे से ले जाओ, आप गीता से लेके किसी भी, भले ही उसमें विवाद कुछ भी होंगे, लेकिन हिंदू शब्द आपको नहीं मिलेगा। ये पूरा कोनोटोलॉजी जो है ये नई है, इसलिए आप इनडायरेक्टली सांप्रदायिक शक्तियों के चुंगल में फंसे जा रहे हो। भारत या इंडिया ये इतना अनुकूल शब्द रहते हुए बाबा साहब ने भी इसको बाकायदा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसी हम भारत के लोग उन्होंने से ही गलती से शुरुआत भी होती है। हिंदुस्तान शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। हम बाबा साहब की कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान कर रहे हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हाथ रख के, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेके प्रधानमंत्री का पद पे हम जाते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, अलग अलग मंत्रीगण बनते हैं, हम उस कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लंट वायलेशन कर रहे हैं। ये मैं आज़ादी के 68 साल के जश्न के बहाने बोलना चाहूँगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत बड़ा क्राइसिस है। हिंदुस्तान शब्द बोलना ये एक तरह से अपमान है। भारत या इंडिया ये शब्द रहते हुए हिंदुस्तान शब्द बोलने से आप एक तरह से सांप्रदायिक शक्तियों को ही शह दे रहे हो, उनको ही लेजिटिमेसी दे रहे हो। यही इसमें से सिद्ध होता है।